हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक हम हेलो एल्केन हेलो अरीन्स के अंदर आज करने वाले हैं दीज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन। हम करने वाले हैं कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कशन और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन। होपफुली आपने हमारे पहले लेक्चर्स देख लिए होंगे जहां हमने बात करी है अभी तक क्या बात हो चुकी है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात हम पूरी डिटेल में अपने लेक्चर्स में कर चुके हैं। हम कर चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात। हम देख चुके हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में। लाइट वर्जन था, उसके साथ साथ जेई एडवांस और जो एडवांस वर्जन हैं वो भी मैंने अटैच हमारे इसी चैनल पे हैं, दे रखे हैं। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो देखो आपसे कहा जाएगा जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और एक बात आएगी सॉल्युबिलिटी की। अब देखिए बच्चों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे एसोसिएशन बढ़ता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। और अगर ऐसा होता है तो एसोसिएशन बढ़ने से ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का दूर दूर जाना मुश्किल होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फाइन। तो जो भी चीज एसोसिएशन को एनहांस करती है, जो भी चीज हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एनहांस करती है, वो सभी चीजें हमारी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकती हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक चीज और आपने देखनी है कि क्या पोलैरिटी इसके अंदर मैनेज है। पोलैरिटी इसके अंदर है। अगर पोलैरिटी इसके अंदर है तो बॉइलिंग पॉइंट को हम राइज होता हुआ देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए पोलैरिटी है तो पार्टिकल्स के बीच में गुड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल मेंटेन, और अगर ऐसा है तो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट एनहांस होगा। मेल्टिंग पॉइंट के लिए लेटेस्ट फिट चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, अगर मोलर मास बढ़ रहा है तो ये दोनों बढ़ रहे हैं, और अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो ये डिक्रीज होंगे। ये ध्यान रखिए। ब्रांचिंग बढ़ने पर बच्चों आप देख सकते हैं रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी, एंड व्हेन रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी वजह से हमारे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे। अपने माइंड में जेन्युइनली ये लेके चलिए। तो स्ट्रेट चेन है, आप मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पेंटेन है या 2 मिथाइल ब्यूटेन है, किसका बेटर होगा फोर्सेस, तो ऑब्वियस सी बात है ये पेंटेन का होगा, इवन इफ मोलर मास सेम है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल भी आता है, एनसीईआरटी का सवाल ही है कि एल्काइल हैलाइड 2 पोलर, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो सवाल क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एक्सप्लेन। मेरे बच्चों, पानी में सॉल्युबल होने के लिए सिर्फ पोलर होना इज नॉट सफिशिएंट। ठीक वैसे ही कि जैसे एक अच्छा करियर बनाने के लिए सिर्फ अच्छी किताबें खरीदना इज नॉट सफिशिएंट, उन्हें पढ़ना भी पड़ता है। अगर मुझे एक बहुत अच्छा गोल्फ का प्लेयर बनना है तो एक बहुत बढ़िया गोल्फ की किट ले आया, है ना, बहुत ही अच्छा एक ब्रांडेड में बैग ले आया, है ना, और मैं सोच रहा हूं कि मुझे उससे गोल्फ आ जाएगा। नो, मुझे प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। एल्काइल हैलाइड पोलर जरूर हैं, जैसे क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला आप देख रहे हैं, बट ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं करते। तो जब भी आपको वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी है तो 2 पॉइंट देखना। पॉइंट नंबर 1 पोलर, सेकेंड
H bonding. Whether or not H bonding is possible with water in this case. अगर बात करता हूं ब्रोमीन की, अगर बात करता हूं क्लोरीन की, तो हम जानते हैं FON ही हमारी H बॉन्डिंग करते हैं। फ्लोरीन जनरली हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड में इस तरह नहीं देखा गया, हमने उसके लिए स्वार्ट्स रिएक्शन भी देखी। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली हमारे बाकी तीनों हेलोजेंस की बात कर रहा है, और उसमें अगर हम देखें तो विद सम एक्सेप्शन क्लोरीन नहीं करता, ब्रोमीन नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा, आयोडीन नहीं कर रहा, FON है जो करते हैं। और ये तीनों H बॉन्डिंग जो हमारे हैलाइड हैं, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये नहीं कर रहे। तो एल्काइल हैलाइड पोलैरिटी तो बनाएंगे बट वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो पहला केस तो वैलिड है बट सेकंड केस नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए वो सॉल्युबल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, हम ये जानते हैं बच्चों, अगर हमसे कहा जाए कि भैया बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, अब क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम बच्चों के माइंड में डायरेक्ट आता है कि यार Cl2H डाल दो, नहीं, इस तरह नहीं। दूसरा, एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, बेंजीन ना तो एडिशन रिएक्शन शो करता बिकॉज दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, तो ना तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता, ना ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता। देखो, बेंजीन की तरफ कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो रिपेल हो जाएगा। बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, बेंजीन पे वो अटैक इजीली कर पाएगा जिस पे प्लस चार्ज हो। यहां हम अनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, जिसकी वजह से अनहाइड्रस AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड इस बॉन्ड को तोड़ के ले जाएगा Cl के साथ, तो ये वाला Cl इस पे प्लस आ जाएगा। नाउ बेंजीन पे 6 लगे हुए हैं। नाउ Cl प्लस विल रिप्लेसेस H प्लस। बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया। ये ऑब्वियस था कि जो Cl प्लस की भूख होगी उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो H प्लस से ज्यादा होगी, तो मेरे दोस्त ये बन जाएगा। और इसी को बोला जाता है, ये जो रिएक्शन है इसी को बोला जाता है, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत बच्चों? इजी जा रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब अगर देखो, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और मैं इससे चाहता हूं कि मैं इससे लेट से एल्काइलेशन करूं, इसके ऊपर CH3Cl में इस पे डाल दूं, अनहाइड्रस AlCl3 कर दूं। ध्यान से, मुझे पता है कि ऑर्थो पैरा की तरफ भेजेगा और पैरा वाला मेरे लिए ज्यादा फीजिबल रहेगा, सिमेट्री भी है, स्टेबल भी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं कि ये तो -I कर रहा था, फिर भी ये ऑर्थो पैरा क्यों ले गया, पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों है, सिमेट्री का क्या रोल है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए कि यस सर, वी वांट टू नो अबाउट ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड हाउ दीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ओके गाइस, सो अगर मैं यहां पर नाइट्रेशन करूंगा, then what will I get? नाइट्रेशन के लिए एज वी ऑलरेडी नो, मैं बता भी चुका हूं, HNO3 with H2SO4। Now try to understand HNO3 H2SO4 जब मैं कह रहा हूं तो आप बोलेंगे कि सर H2SO4 क्यों डाल रहे हैं, यहां पर तो हमें नाइट्रेशन करना था। HNO3 में से जब OH- निकलेगा तभी तो NO2+ बनेगा, और हम ये जानते हैं कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही हो सकती है। सो मेरे दोस्त, अगर कोई आपसे पूछे कि वाई वी एड H2SO4 in nitration,
because it will provide the necessary acidic medium for the generation of an electrophile like NO2 प्लस बनेगा। जिन बच्चों को अभी थोड़ी दिक्कत है वो एक चीज़ सोचो, अगर HNO3 पे H2SO4 डाला है और HNO3 में से OH माइनस निकल गया है तो क्या बचेगा बच्चे? NO2 प्लस। इस तरह भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये NCERT में इंटेक्स क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है विच एल्काइल हैलाइड। अभी तक जो हमने नॉलेज प्राप्त करी थी सारी वुड्स की, इन सभी रिएक्शंस की, उनके बेसिस पे हम इन सवालों को करना शुरू करेंगे। आज का लेक्चर के अंदर हम जितने क्वेश्चन कर पाएंगे हम वो कर लेते हैं, बिकॉज आप ज़्यादा लंबा लेक्चर चाह नहीं रहे हैं। अराउंड 15 मिनट्स ही मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था इफ़ यू वांट कि मैं लॉन्ग लेक्चर्स भी ये ले लूँ, आप पढ़ने को तैयार हैं, 12th वाले बच्चे हैं तो मैं ले लेता हूँ, और नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, SN2 मैकेनिज्म से बताना है। SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या है? अगर हम देखें ये ऑर्डर है, प्राइमरी सबसे बेटर करेगा SN2, फिर सेकेंडरी करेगा सबसे बेकार, टर्शरी करेगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये मेरा SN2 करेगा। यहाँ देख रहा हूँ ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो ये करेगा SN2। एंड यहाँ देख रहा हूँ तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो बड़ा एक अच्छी बात हो गई है। देखो अब इसका नाम देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम देखें सेकेंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है। अब इनमें देखें जो डायरेक्ट हम देख रहे हैं, अभी देखना बच्चों, जिसके साथ ये ब्रोमीन लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। तो यहां हम तय नहीं कर पाएंगे कि SN2 से कौन जाएगा। तो ये पहला कार्बन दोनों का सेम है। दूसरा कार्बन देखो, दूसरा कार्बन भी इसका प्राइमरी, बट इसका दूसरा कार्बन अगर मैं देखता हूं तो ये 1 2 3 से अटैच्ड, इसका कार्बन 1 और 2 से अटैच्ड। देखो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शरी। तो अब इसका तीसरा टर्शरी है, दूसरा तो सेकेंडरी है, इसका दूसरा ही टर्शरी है। तो इसका मतलब ये SN1 की तरफ ज़्यादा मूव करने की कोशिश करे कंपेरेटिव, और ये SN2 की तरफ। क्लियर है? अगर जिससे डायरेक्ट अटैच्ड है उससे डिसाइड नहीं हो रहा तो उसके साइड वाले से देखो। तो ये वाला होता हुआ है। ये बड़ा आसान है, SN1 से बताना है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। यहाँ देखना है ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, बस ये वाला हो गया। अब यहाँ देखिए MgBr ड्राई ईथर से A बना और H2O डाल के क्या बना? देखिए है ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, Mg ड्राई ईथर डाला है बच्चों। अब एक चीज सोचो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइन शो कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। ब्रोमीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नीशियम के मुकाबले तो कार्बन भैया भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो दोनों के दोनों मैग्नीशियम भैया से ज्वाइन कर जाएंगे। ड्राई ईथर क्यों डाला? मॉइस्ट कंडीशन में हम जानते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इवन मैग्नीशियम हो गया, ये हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, इवन फायर कर देते हैं। तो उसी चीज को हमें बचाना है, और इन दोनों को मैग्नीशियम के साथ लगाना है। 10th तक आपने पढ़ा था MgCl2 बनता है, वहां दोनों ही ClCl मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। यहां पर कार्बन है और Br है, ये भी मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस तरह इसको लिखा जाता है। यहां जब हम H2O डालते हैं तो क्या होता है?
देखिए जरा, अगर हम देखें तो H2O को H+ और OH- की तरह भी देखा जा सकता है। सही तरीका नहीं है बट देखा जा सकता है। मैग्नीशियम भैया कहते हैं मुझे तो ऑक्सीजन दे दो। इस कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो लेके चले गए OH, और OH तो वैसे भी आप जानते हैं इस मिन मेटल्स का फेवरेट है। H बेचारा यहाँ लग गया, बन गया साइक्लोहेक्सेन। नाउ लुक एट दिस, इसको हम जनरली RX कहते हैं। RX के अंदर जब Mg ड्राईथर डाला जाता है तो RMgX बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब उसमें पानी मिल जाता है ना, पानी मिल जाने पर MgOH को लेके चला जाता है, और ये जो भी आपका एल्काइल एराइल जो भी, मतलब यहाँ पर हम अगर देखें तो इसके साथ H मिल जाएगा, और ये मेरा एल्काइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो साइक्लो एल्काइल ग्रुप है, इसको अलग कर देगा ना, बन गया। एक क्वेश्चन ये भी है कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि पानी मिलते के साथ ही RH दे देंगे, दिस इज RH। फाइन, ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अभी 11.20 का जब आप एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी ये रिएक्शन आएगी, यूज होगा। 11.20 के 3rd and 4th में यही है, ट्राई करके देखो। फाइनली RMgBr, मतलब ये भी RBr, Mg है, ड्राई ईथर है और ये बना है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट C इज। बच्चों बड़ा आसान है, देखो इन्होंने कहा RBr, हमने उसमें डाला Mg ड्राई था, हमें कुछ मिला। देन हमने उसमें D2O डाला, H2O की जगह D2O डाला, और हमें मिला ये। बच्चों इस सेक्शन को ध्यान से देखो, जहां से Mg हटा है वहीं पर H लगा है, जहां से Mg हटेगा वहीं पर D लगेगा, इसका मतलब Mg यहीं था। इसका मतलब ये जो R है, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। सो आई होप आप बच्चों को ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एंड फाइनली Na ड्राईथर, R-X Na ड्राईथर। देखो बच्चों यहां पर ये दिया हुआ है, कन्वर्जन कराते हुए मैंने ये भी आपसे बात की थी, देख रहे हैं यही है, तो यहीं से तो हटा होगा, तो यहीं पर तो X होगा, यानी ClBr कुछ भी हो सकता है, और ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर डालने पर ये बना होगा, है ना। कितना आसान है। अब कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं NCERT के, देखो अब जरा नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पहले ही कराए थे। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एल्काइल हैलाइड 2 पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मेरे बच्चों यहां जो कार्बन है और यहां जो कार्बन है, डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम यहां देखें ध्यान से, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि ये 4 बॉन्ड पे आ रहा है ना, ये डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। अगर आपको यहाँ पे कोई शक है तो मैं आपको ये डबल बॉन्ड भी बता देता हूँ हटा के, एंड विल ड्रॉ इट लाइक दिस। बच्चों मोर दी एस करेक्टर बेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, तो इसका एस करेक्टर ज़्यादा है। sp2 के अंदर एस करेक्टर 33% होता है, sp3 के अंदर एस करेक्टर 25% होता है। अगर ये नहीं जानते तो सोचो इसके बारे में। 3 थे, 1 पार्ट एस है, 4 थे, 1 पार्ट एस है, एकदम क्लिक होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये डाइपोल कमजोर है, क्योंकि क्लोरीन दोनों में सेम है। ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मींस यहां पर आपका डाइपोल बेटर रहेगा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन दोनों में सेम था, कार्बन जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वही तो बेटर डाइपोल देगा। प्रीटी सिंपल इजंट इट? तो ये हमें सोचना था। 10.11, 10.14
and 10.19, these are the conversion questions. I request you to wind it up as soon as possible. मंडे वाली क्लास में आई विल एक्सप्लेन कि कन्वर्ज़न आप कैसे करेंगे. बहुत इजी कन्वर्ज़न है, बड़े आराम से होते हैं. ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा. इथेनॉल टू ब्यूटानाइन जैसे एक है बहुत छोटा सा, है ना, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले बच्चों ये ज़रूर लिखना क्या दिया है, क्या बनाना है, उसी के बाद आप आगे चल सकते हैं. बट कुछ नहीं है, SOCl2 डालेंगे, डार्जन्स प्रोसेस एंड देन NaC ट्रिपल बॉन्ड C से हम कर सकते हैं. विल देयर बी एनी अनदर मेथड? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन मंडेज क्लास. सो लेट्स होप कि मंडे हम मे बी एक लाइव क्लास रख लें फॉर दीज कन्वर्जन्स. ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू बाय टुमारो. टिल देन टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट. अच्छे से करो इसको.